नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रुप डी के टोटल अभी तक के 51 शिफ्ट में जो भी हमारे प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप डी के 45 शिफ्ट की जो ई बुक फाइल है, अगर आप लोग उसे परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप लोग सारे शिफ्ट की फ्री PDF चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया कि परावर्तन का जो नियम है, जिसे आप लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ये किसके ऊपर लागू होता है। तो परावर्तन के अगर हम लोग नियम की बात करते हैं तो ये हमारे समतल दर्पण और उसके साथ साथ जो हमारा गोलाकार दर्पण है उसके ऊपर लागू होता है। परावर्तन की अगर हम लोग बात करें तो इसके टोटल 2 रूल आपको देखने को मिलेंगे। दोनों रूल से भी प्रश्न आ चुके हैं, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए, परावर्तन का जो पहला नियम है वो आपसे कहता है कि किसी भी हमारे किरण के लिए जो आपतित किरण है, जो आपकी परावर्तित किरण है और जो हमारा नॉर्मल है, तीनों एक ही तल में हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से दूसरा नियम कहता है कि परावर्तन का कोण हमेशा आपतित किरण के द्वारा नॉर्मल के साथ बने कोण के बराबर होता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी इंसिडेंट रे है, यहाँ पर आपका नॉर्मल के साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है, ये आपके रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो दूसरा नियम कहता है कि I बराबर R होगा और पहला नियम कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों आपको एक ही तल में देखने को मिलेंगे और इसी को हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रकाश की एक किरण 45 डिग्री पर आपतित होती है और अपवर्तन के बाद 30 डिग्री का ये कोण बनाती है, तो मीडियम का अपवर्तनांक आपको बताना है। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्नेल महोदय के द्वारा एक लॉ दिया गया था जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आपको A1 और A2 का मान दिया गया है, N1/N2 का मान आपको यहाँ पर निकालना है। तो साइन 45 हो जाएगा, ये आपका साइन 30 हो जाएगा। दोनों की जब आप लोग वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये जो हमारा मीडियम है उसका अपवर्तनांक आएगा 1.41। तो ये सिंपल होता है, इसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि किसी लेंस में अपवर्तन के पश्चात कौन सी किरण एक ही अक्ष पर रहती है। तो अपवर्तन हो रहा है यानी कि रिफ्रैक्शन हो रहा है और आपसे पूछा गया है कि कौन सी किरण एक ही अक्ष के ऊपर रहती है। तो यहाँ पर जो हमारी आपतित और जो हमारी अपवर्तित किरण है ये दोनों आपको एक ही अक्ष पर देखने को मिलेगी। अब जैसे अभी हम लोगों ने परावर्तन के 2 नियम पढ़े हैं, इसी प्रकार से अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और यहाँ से भी कई सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो पहला नियम क्या है, देखिए पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है। अपवर्तित किरण यानी कि जो बाहर जा रही है और दोनों माध्यम को अलग करने वाले तल पर आपतन बिंदु पर अभिलंब, तो ये हमारा बिंदु Q है और इस पर अभिलंब हमारा MN है। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण ये सारे एक ही तल में हैं और यही हमारे अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम आपका स्नेल का लॉ हो गया, यानी कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए और एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं ये हमारा नियतांक n है, तो आपसे कहा जा रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि जो हमारा साइन I है और जो हमारा साइन R है, इनको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका जो रेशियो होगा ये एक नियतांक होगा। यही हमारे स्नेल के नियम में कहा गया है। तो ये दोनों आपके अपवर्तन के नियम हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 3 से 4 बार पूछा गया कि तारे आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। तो अगर हम लोग तारों की बात करते हैं तो अगर हम लोग अपने वायुमंडल के बाहर चले जाएं और इस वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष से देखेंगे तो तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देंगे।
टिमटिमाने के पीछे का कारण होता है हमारा वायुमंडल। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे तारे से हमारी जो प्रकाश की किरण आती है, हमारे वायुमंडल में पहुंचने के बाद में यहाँ पर जो डेंसिटी है वो अलग अलग होती है और इसी के कारण इसका होता है अपवर्तन। और ये जो अपवर्तन है प्रकाश का, उसी के कारण जो हमें तारे हैं वो आपके चमकते हुए यानी कि टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो वायुमंडल है उसी के कारण ये जो तारे हैं वो हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि नींबू को पानी में रखने पर ऊपर से देखने पर उठा हुआ या बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो इसके पीछे भी कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और आ चुका है कि जो हमारा सिक्का है, अगर हम लोग उसको पानी में रखते हैं तो ये आपको ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? देखिए, इसके पीछे सिंपल सा रीजन होता है। अभी मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन के बारे में, यानी कि जो प्रकाश का रिफ्रैक्शन का नियम है। यहाँ से जैसे मान लीजिए हमारा कोइन रखा हुआ है और ये आपका जो वाटर है ये हमारा डेंसर मीडियम है। जब आप लोग बाहर जाएंगे तो ये हमारा लाइटर मीडियम है या आप कह सकते हैं विरल माध्यम है। तो जो भी हमारे प्रकाश की किरण यहाँ से जाती है वो आपकी इस प्रकार से बाहर की ओर निकल जाएगी और यहाँ पर हमको ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो आपका सिक्का है यानी कि ये जो किरण है वो यहाँ से आ रही हैं और इसीलिए सिक्का आपको ऊपर यहाँ पर या फिर कुछ भी आपने ऐसा पदार्थ रखा हुआ है पानी में वो आपको ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो सिंपली ध्यान रखिएगा कि ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया कि सूर्य अस्त होने के कितने मिनट बाद तक दिखाई देता है? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के 2 मिनट पहले से ही हमारा सूर्य दिखाई देना शुरू हो जाता है और सूर्योदय के 2 मिनट बाद तक सूर्य हमको दिखाई देता है। और ये भी जो घटना है वो आपके वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। मैंने आपको बताया कि सारा खेल हमारे इसी वायुमंडल का है, क्योंकि यहाँ पर आपकी विभिन्न गैसें होती हैं, सभी गैसों के लिए डेंसिटी अलग अलग होती है और यहाँ से जब आपकी प्रकाश की किरण आती है तो उसमें आपका रिफ्रैक्शन होता है और उसी के कारण जो सूर्य है वो हमको बाद तक दिखाई देता है या फिर सूर्योदय के पहले ही वो हमको ऊपर दिखाई देता है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि इसके पीछे भी कारण होता है अपवर्तन। देखिए, इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न पूछा गया कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो हमारा सूर्य है वो गोल और चपटा दिखाई देता है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रकाश के वायुमंडल का जो अपवर्तन होता है यानी कि वायुमंडल में प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसी के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ पर जो हमारा सूर्य है वो हमको गोल और चपटा दिखाई देता है। अगला प्रश्न पूछा गया फिर वैसे ही कि सूर्योदय के 2 मिनट पूर्व सूर्य किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? तो सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इन सभी के पीछे जिम्मेदार है प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न अभी जल्दी पूछा गया था कि इंद्रधनुष में कौन सी प्रकाशीय घटना नहीं होती है? तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग इंद्रधनुष की बात करते हैं तो इसमें आपकी 3 प्रकाशीय घटना होती है। कौन सा? एक तो हमारा परावर्तन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे रे गई तो ये परावर्तन हो रहा है, यहाँ से आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्शन होता है। हाँ, सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हमारे सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरण है, ये आपके मान लेते हैं पानी की बूंद है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका विरल माध्यम, ये सघन माध्यम आया तो रिफ्लेक्शन हुआ, सबसे पहले रिफ्रैक्शन हुआ यानी कि अपवर्तन हुआ प्रकाश का। प्रकाश की जो किरण है वो अंदर पहुँचती है और यहाँ से आपकी ये परावर्तित होती है, तो यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है और इस प्रकार से एक बॉडी के अंदर प्रकाश की किरणें आपकी मुड़ रही हैं, तो यहाँ पर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इंद्रधनुष में अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इन 3 फिनोमेना के बाद में हमको इंद्रधनुष आसमान में दिखाई देता है। अगला प्रश्न आपके प्रिज्म से पूछा गया कि ग्लास प्रिज्म में जो विचलन कोण है वो किसके बीच बनता है? अब ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारे सामने एक प्रिज्म है, यहाँ से हमने प्रकाश की किरण को डाला है यानी कि PQ हमारी आपतित प्रकाश की किरण है। अब लंब को आप लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर माध्यम आपका सघन है, तो इस प्रकार से ये किरण आगे बढ़ेगी, फिर ये बाहर की ओर जब निकलेगी तो यहाँ पर आपकी ये बाहर निकलती है। जब हम लोग बात करते हैं विचलन कोण की यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन की,
तो आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन आपका यहाँ पर बन रहा है। और अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जो आपतित किरण है इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जो हमारी बाहर निकलने वाली निर्गत किरण है इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, तो इसके बीच का जो कोण है इसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारा वो एंगल जो कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनता है उसी को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस रंग के लिए प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो अधिकतम और न्यूनतम होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैंगनी रंग के लिए इसका जो अपवर्तनांक है वो अधिकतम होता है, वहीं पर अगर हम लोग लाल रंग की बात करते हैं तो उसके लिए ये न्यूनतम होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा अपवर्तनांक है वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाल रंग के लिए जो तरंग दैर्घ्य है वो ज़्यादा होती है और इसीलिए अपवर्तनांक इसके लिए कम होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रिज्म में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है। कम से कम 10 से 15 बार यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं, तो ज़रूर अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग प्रिज्म की बात करते हैं तो सबसे कम डेविएशन आपको लाल रंग में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? लाल रंग में सबसे कम होता है। वहीं पर अगर हम लोग सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो वो आपको वायलेट कलर यानी कि बैंगनी रंग में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी प्रिज्म में आपतन कोण, परावर्तन कोण और विचलन कोण के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हमारे सामने एक प्रिज्म बना हुआ है और यहाँ पर सारे नाम आपके सामने दिए गए हैं। जैसे कि PQ की बात करें तो ये आपतित किरण हो गया। QR की अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये QR है तो ये हमारी अपवर्तित किरण है। एंगल I हमारा आपतन कोण है, एंगल R आपका अपवर्तन कोण है, RS जो है ये हमारी निर्गत किरण है, एंगल A आपका प्रिज्म कोण है, यहाँ पर ऊपर बनता है, ध्यान दीजिएगा। फिर हमारा निर्गत कोण E आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर बन रहा है। जैसे आपतित कोण यहाँ पर वैसे निर्गत कोण यहाँ पर है और विचलन कोण मैंने आपको बताया था वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से भी 2-3 बार आपके ग्रुप डी में प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म के आपतन के बाद किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होगा। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से डायग्राम देख सकते हैं कि प्रकाश की हमारी एक किरण इस प्रकार से किसी प्रिज्म के ऊपर गिरती है, फिर ये आपके 7 रंगों में टूट जाती है। तो अगर हम लोग सबसे कम विचलन की बात करें तो ये आपको लाल रंग में देखने को मिलेगा और देख सकते हैं कि जो सबसे अधिक डेविएशन है वो हमारे वायलेट यानी कि बैंगनी रंग के प्रकाश में होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो भी निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान है वो आपका हमेशा 1 से कम होगा, हमेशा 1 से अधिक होता है। अब पहले आप समझिए कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं तो प्रकाश का वेग यहाँ पर उस माध्यम में प्रकाश के वेग से अनुपात क्या है। जो प्रकाश का वेग हमारे बिना किसी मीडियम में है यानी कि निर्वात में है तो उससे हम लोग यहाँ पर तुलना करते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तो वो वैक्यूम में हो जाएगा सबसे ज़्यादा, यानी कि आपके निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा और यहाँ पर ये हमेशा ऊपर रहता है। यानी कि अगर हम लोग किसी भी मीडियम की बात करेंगे तो वो वाला भाग आपका नीचे रहेगा और ये हमेशा ही इससे कम होता है। इसीलिए जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसका मान 1 से कम आपका कभी नहीं होता है। चलिए नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल है क्या, ये आपको कमेंट में बताना है। फिर एक प्रश्न देखिए सिंपल सा पूछा गया स्नेल लॉ से कि यदि आपतन कोण 45 डिग्री है, परावर्तन कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तनांक क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा n = sin I sin r होता है। sin 45 sin 30 सारे वैल्यू रखेंगे, कटपिट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √2। अगला प्रश्न पूछा गया कि तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47, कांच का अपवर्तनांक 1.52 है। तो कांच के संबंध में तेल का सापेक्ष अपवर्तनांक आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम लोगों को निकालना है ग्लास का अपवर्तनांक विथ
अच्छा, ग्लास के रिस्पेक्ट में हमको ऑयल का अपवर्तनांक निकालना है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिसका अपवर्तनांक हमको निकालना होता है वो आपको ऊपर की ओर देखने को मिलेगा ऑयल, और Ng आपका ग्लास जो है वो नीचे की ओर देखने को मिलेगा। सारी वैल्यू आप लोग पुट करेंगे 1/47 डिवाइडेड बाई 1.52, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0.96 हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्रकाश की किरण है वो आपके बिरल से सघन में जा रही है, यानी कि ये जो प्रकाश की किरण है वो आपके अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि अपवर्तनांक n1 इक्वल टू 1.34, n2 इक्वल टू 1.52, n3 इक्वल टू 1.49 है तो प्रकाश की चाल क्या होगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रकाश की जो चाल है वो आपके निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ता जाता है वहाँ पर हमारे प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा आपके 1.34 में होगी, फिर 1.49 में होगी, और सबसे कम आपकी होगी 1.52 में। यानी आप कह सकते हैं B1 में सबसे ज़्यादा, B2 में उससे ज़्यादा, और B2 में उससे कम, और सबसे कम आपकी होगी V3 में। नहीं जी, उल्टा मैंने लिख दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये आपका V3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा V2। अगला प्रश्न पूछा गया कि बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 और सीधा नमक का 1.54 है। बर्फ के अपवर्तनांक के सापेक्ष प्रकाश के अपवर्तनांक की गणना करिए और मुड़ने वाले किरण की दिशा ज्ञात करिए। फिर आप लोग वही फार्मूला यूज करेंगे। n हमारा सॉल्ट के लिए है और I हमारा ऑयस के लिए है, तो Ni डिवाइडेड बाई NS है, क्योंकि आप देख सकते हैं बर्फ के अपवर्तनांक के सापेक्ष प्रकाश के अपवर्तनांक की हमको यहाँ पर गणना करना है। तो 1.54 डिवाइडेड बाई 1.31 इक्वल टू 1.17 हो जाएगा। और आपको ये पता है कि यहाँ पर जो अपवर्तनांक है बर्फ का ये आपका कम है सीधा नमक की तुलना में, यानी कि जो प्रकाश की किरण है वो विरल से सघन माध्यम में जा रही है, और इसीलिए ये जो किरण है वो आपके अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, ये थोड़ा बढ़िया प्रश्न था कि तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो उनकी वास्तविक स्थिति क्या होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई तारा यहाँ पर स्थित है तो वो तारा हमको ऊपर की ओर दिखाई देगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि जहाँ पर हमको कोई तारा आसमान में दिखाई देता है उसकी वास्तविक स्थिति उसके ठीक नीचे होती है या उसके नीचे होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तारे मान लीजिए आसमान में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं तो इसका मतलब है वो आपके यहाँ कहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रकाश के किसी माध्यम के अपवर्तनांक 1.38, 1.34 और 1.44 है तो प्रकाश की चाल क्या होगी। मैंने आपको अभी बताया कि अपवर्तनांक बढ़ने से प्रकाश की चाल कम होती है, तो 1.34 में सबसे ज़्यादा, उसके बाद में 1.38 में, फिर 1.44 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रकाश के किसी माध्यम में अपवर्तनांक √3 है, आपतन कोण 60 डिग्री है तो अपवर्तित कोण का मान क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है, स्नेल के नियम से n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर होगा। n आपको दिया गया है √3 है और साइन आई आपका साइन 60 डिग्री है, डिवाइड करेंगे साइन आर से, तो साइन आर इक्वल टू √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है 1/3 को डिवाइड करेंगे तो साइन आर इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब आर इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे 60 से ज़्यादा अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, इन सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। कल जो आपकी क्लास होगी उसमें मुख्य रूप से हम लोग करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करेंगे, जैसे कि हमारे खेल से जुड़े हुए करंट अफेयर्स, मंत्रालय की बहुत सारी योजनाएं आ चुकी हैं तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो भी हमारे करंट अफेयर के अन्य टॉपिक हैं उनको भी हम लोग कल करेंगे कवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।